बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। लाहौर में भरपूर बारिश हुई और रिकॉर्ड बारिश हुई। आज लाहौर के अंदर मैक्सिमम 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि लक्ष्मी के एरिए के अंदर थी, और इसके बाद तकरीबन पूरा शहर पानी में डूब गया। और इस टाइम पे जो पंजाब हुकूमत है, जो निगरान हुकूमत है, भरपूर कोशिश की चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने, और ख़ूब बयानात भी दिए और कहा कि हम पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चंद रोज़ कबल भी इसी तरह लाहौर में बारिश हुई थी, और ये बारिश पहले से ही वेदर रिपोर्ट्स आ चुकी थी कि इतनी बारिश होगी। आज रात 9 बजे एक और स्पेल होगा बारिश का। इस सब के लिए पहले ही प्रिपरेशंस करनी चाहिए थी। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जब कुछ हो जाता है उसके बाद हमें ख़यालात आते हैं, उसके बाद सोच आती है कि अब हम इसके लिए कोई ना कोई इक़दाम करें। पहले से प्रिकॉशन कोई नहीं लेता, और चीज़ें सामने मौजूद होने के बावजूद भी उसके लिए कोई ख़ास इक़दाम नहीं किए जाते हैं। जिस तरह से सैलाब की तबाहकारियाँ भी अगर देखें तो अगर उनकी एहतियात पहले से बरती जाती, जबकि 2 माह कबल बताया जा रहा था कि ये सैलाब पाकिस्तान के अंदर आएगा, इन एरियाज़ को हिट करेगा, इसकी ये इंटेंसिटी होगी, तमाम प्रेडिक्शंस सामने थीं, लेकिन कोई भी खातिर ख्वाह उसके लिए इक़दाम नहीं उठाए गए। सिमिलरली बारिश भी अब हुई है और दोबारा भी होगी, क्योंकि पहले से आज से 10 रोज़ कबल बताया जा रहा था कि 4 से लेकर 8 तारीख के दौरान भरपूर बारिश होगी लाहौर शहर में और गिरदोनवा के अंदर। सो उसके लिए प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी। लेकिन हमारे यहाँ पे अलमिया ये है कि तमाम लोग और तमाम, अगर सियासी लोगों की बात की जाए, यहाँ पे अथॉरिटीज़ की बात की जाए, तो बयान दागते हैं आकर और ये कहते हैं कि हमने बड़ी अच्छी भरपूर कारकर्दगी की है, और अपने 2-4 डाउट्स को सामने ला के सवाल भी करवाते हैं, ख़ुद से जवाब भी देते हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया जाता। इसके साथ ही अगर बात करें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर असम्बली की, तो ज़ाहिर है इस टाइम पे थोड़ा सा देखा जा रहा है कि सीएम गिलगित बल्तिस्तान जो है उनको उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला आया था, नाअहली हो गई है उनकी, और नाअहल हो चुके हैं शायद 5 साल के लिए, चूँकि अब नाअहली 5 साल तक की मुद्दत ही रह गई है। और उनकी जो डिग्री थी, जो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से उन्होंने वो डिग्री हासिल की थी, वो वेरीफाई नहीं हो रही है, इसलिए उनको नाअहल कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की भी बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है वहाँ पर, और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है वो हो चुकी है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। खालिद खुर्शीद साहब की जाली डिग्री स्कैंडल था, और उसमें नाअहली के बाद जो है अब इस टाइम पे हो ये रहा है कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की डिग्री जो लंदन की थी उस पर नाअहल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपील का राइट उनके पास है। और आज चूँकि इंतखाब होना था अगले चीफ़ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान का, लेकिन अदालत ने उस इंतखाब से रोक दिया। उसके लिए कैंडिडेट्स भी तैयार थे, वोटिंग होनी थी, लेकिन सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आला का इंतखाब रोक दिया, और 33 रुकनी असम्बली में 19 अरकान की अक्सरियत रखने वाले PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका है। और फॉरवर्ड ब्लॉक वाले गुलबर खान का दावा है कि इन्हें मज़ीद 3 PTI अरकान की हिमायत हासिल है। क्या होगा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, क्या सूरत हाल यहाँ पे चलेगी? पाकिस्तानी सियासत है, और पाकिस्तान में सियासत में क्या चलता है यहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म साहब को देखें, शहबाज शरीफ साहब को। इस टाइम पे शायद सियासत के अंदर इलेक्शंस का बावेला हो रहा है, हर तरफ पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे। अक्टूबर की वो डेट जो दी गई थी कि अक्टूबर में इलेक्शंस कराए जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की बात करें, आज भी उनका पार्टी इजलास हुआ और कोशिश कर रहे हैं बहुत से लोगों को एड अप करने की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से हुई है आज, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका MPA हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। कोशिश कर रहे हैं लोगों को एड अप करने मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के अंदर। इलेक्शंस की तैयारियां नज़र तो आ रही हैं, ऐसे लगता है, ऐसा महसूस होता है जिस तरह से तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं इलेक्शंस की। क्या होगा इन फ्यूचर, इस सब पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाहिद इकबाल भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ़ फरमा हैं अंसर भट्ट साहब, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार भी हैं, जर्मनी से आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन माय शो सर। और नासिर खान साहब जो है वो एडवोकेट हैं, माहिर कानून हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच नासिर खान साहब आपका। सर बात का आगाज़ करूँगा, और जिस तरह से जो इंतखाबात का मामला है, और आज गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली
और जो वोटिंग के लिए रोका गया। नासिर खान साहब, आप चूँकि माहिर कानून है, मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि अदालत ने क्यों रोक दिया इस वोटिंग से, क्या वजह थी, क्या अपील का राइट दिया गया है सीएम गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब को, और इस वजह से रोका गया है या क्या वजूहत थी? वो चूँकि बिलाल साहब, आपका, आपके चैनल का, पूरे पैनल को भी सलाम। जो आप वोटिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि क्यों रोक दिया गया, तो जब एक शख्स जाता है एक कंप्लेंट लेके या एक पिटीशन लेके, तो वो उसका एक राइट होता है और उसे इंटरम रिलीफ उसमें मिला है। और आप बात करें जो पस मंज़र को ले जाऊं, तो आपको याद होगा कि पहले जिस दिन के वक्त चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला गिलगित के हवाले से नाअहली केस चल रहा था, तो उससे एक शाम पहले वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने किया था कि वो तोड़ने लगे थे असम्बली को, तो उनके खिलाफ अदम एतमाद ले आई गई थी। और जब अदम एतमाद आ गई तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो असम्बली को नहीं तोड़ सके, उनको एक रुकावट का सामना करना पड़ा। और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे चीफ कोर्ट ने उन्हें नायल कर दिया, और वो डिग्री, जो जाली डिग्री के हवाले से उनका केस था, वो काफ़ी अरसे से चल रहा था। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या उनके जो लोग हैं या जो उनके रिलेटेड हैं, वो ये बात करते हैं कि उन्हें एक निशाना बनाया गया। तो जो मैं कानूनी बात करूं कि ये काफ़ी अरसे से मामला चल रहा था और ये दबा हुआ था, लेकिन जब हाईलाइट हुआ तो फिर ये मीडिया की ज़िन्नत बना और काफ़ी सारी चीज़ें डे बाय डे सामने आना शुरू हो गई। तो और इसके साथ जो आप बात कर रहे हैं कि जो एक नया मामला परसों किया गया है, क्यों रोक दिया गया, तो वो इंतरिम रिलीफ की सूरत में है। ठीक है। और जब तक कोर्ट महसूस करेंगे कि वो रिलीफ होना चाहिए, उसके बाद उन्हें इजाजत मिल जाएगी, क्योंकि इनके बाद भी इलेक्ट करना है। और जहाँ तक ये बात है तो ये हतमी है, चीफ कोर्ट के बाद अगर कोई इसके बाद उन्हें कोई रिलीफ मिलना हुआ तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो अभी फैसला आ गया उसके बाद एक नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करना है और थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लॉ एक नया सीएम इलेक्ट करना होगा। और अभी इंटरिम रिलीफ दिया है। इंटरिम रिलीफ में क्या उनके पास अपील का राइट भी है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनकी लंदन की जो डिग्री थी वो वेरीफाई नहीं हो रही है, तो इज़ इट पॉसिबल कि वो डिग्री वेरीफाई करवा लें और वेरीफाई करा के उनकी नाअहली ख़त्म हो जाए? अच्छा बिलाल साहब, बात ये है कि डिग्रीज वेरीफाई करनी होती हैं हायर एजुकेशन कमीशन HEC ने, और HEC जो भी डिग्री बाहर से भी पढ़ के कोई आया होता है, तो जब HEC उसको वेरीफाई कर सकती है थ्रू प्रॉपर चैनल, उनके पास एक रिकॉर्ड होता है, वो उसे चेक करते हैं। ठीक। और पूरे पाकिस्तान में जितने भी वकील हैं उनकी डिग्रीज वेरीफाइड हुई हैं और हो चुकी हैं, क्योंकि एक आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एक पुराना ऑर्डर भी था कि तमाम वकील की डिग्रीज चेक करवाई। जी बिल्कुल। तो और उसमें बहुत से वकीला नाअहल भी हुए थे, उनकी डिग्रीज फेक निकली थी और बहुत सा मैटर जो है वो चला था। बड़े बड़े पुराने वकीलों के खिलाफ जो है वो केस गया था। उस फैसले के बाद 2016 में इस्लामाबाद बार काउंसिल बनी थी, और उस वक्त की इस्लामाबाद बार काउंसिल के अंदर जितने लोग थे उनकी तमाम की डिग्रीज वगैरह वेरीफाई हुई थी। तो ये कहने का मकसद है जो इनकी डिग्री वेरीफाई नहीं हो रही वो तो HEC ने करनी है, और जब HEC नहीं कर पाई तो फिर ये मामला कोर्ट तक गया, और कोर्ट तक इसलिए गया क्योंकि सियासी बंदियां और सियासी लोगों के खिलाफ जब आपके पास अटेस्टेड प्रूफ डॉक्यूमेंट्स ना हो और आप सियासत करते हो तो फिर बड़े सारे मसाइल होते हैं जिसका इन्हें सामना करना पड़ता है। ठीक हो गया। और अब मैं आऊँगा शाहिद इकबाल भट्टी साहब की तरफ। भट्टी साहब, मुल्की सियासत पे तो आपकी भी नज़र है और आप जानते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। गिलगित बल्तिस्तान की CM साहब को नाअहल कर दिया गया है, नाअहल हो चुके हैं वो कोर्ट की जानिब से, और सिचुएशन अब ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो कुछ रिलीफ मिलता भी उनको नज़र आ रहा है, जिस तरह से उनका तोशाखाना का केस था। तो ये तोशाखाना का वो केस था जिसके अंदर 4 बार गालिबन हमला भी हुआ, शेलिंग हुई, हज़ारों शेल्स दागे गए और बड़ा रिटेलिएट किया। हर तरफ से पुलिस ने भी बड़ा अटैक किया ज़मान पार्क के ऊपर। इन दी एंड उस केस का अब जो कल फैसला आया है वो इसी तरह लगता है जिस तरह उस केस के अंदर जान ही नहीं थी, उस केस में ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं था, कुछ सबूत ही नहीं था। अगर यही फ़ैसला उस केस का आया जिसके ऊपर इतना हमने देखा कि गालिबन कोई 26-27 घंटे तक के लिए ऑपरेशन बाकायदा किया गया ज़मान पार्क के ऊपर, और उसका फ़ैसला इन दी एंड ये आया है कि वो केस के अंदर जान ही नहीं थी और केस ख़त्म होता नज़र आ रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया बिलाल। जहाँ तक बात रही GB की, आज़ाद कश्मीर हो या GB हो जी, तो आपको पता है कि दोनों एक तरह से वो पाकिस्तान रियासत के अंडर ही काम कर रहे होते हैं, और मोस्टली वहाँ पे जब फेडरल गवर्नमेंट जिसकी होती है
उन्हीं की गवर्नमेंट चला करती हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जिस दिन 9/11 के वाक़यात हुए या उससे पहले 9/11 के वाक़यात, मैं 9/11 9 मई को ही कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान का 9/11 जो मैं कहता हूँ, जिसको मैंने नाम दे रखा है 9/11 हुआ, पाकिस्तान का 9 मई को मैं 9/11 कह रहा हूँ। ठीक, जब यहाँ पे वाक़यात हुए तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग के जीबी की जो गवर्नमेंट है उसको, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, आपको याद होगा कि ये वही चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा वो वावेला हुआ था कि ये गार्ड्स लेके चल रहे हैं, इनके गार्ड्स ने फायरिंग कर दी और ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं खास चेयरमैन पीटीआई के ज़मान पार्क वाले घर को। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ थी जिसको इनको खुद ही चाहिए था तो क्रेडिबल होते हुए कि ये रिज़ाइन करके अदम एतमाद से बचते और असम्बली को डिसॉल्व करते। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि खान साहब का जो भी वाक़यात हुए, उन्होंने 2 असम्बलियाँ तोड़ी और ये जिसको 9 मई 9/11 मैं कह रहा हूँ, इस वाक़यात के बाद तो सेनेट से भी रिज़ाइन कर देना चाहिए था खान साहब के, जितने भी पीटीआई के लोग हैं उनको। उसकी वजह ये है कि खान साहब अभी तक सोशल मीडिया पे, मैं कासिम के अब्बा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सलमान के अब्बा की भी बात कर रहा हूँ, सलमान भी उन्हीं का बेटा है, ठीक है, मैं उनकी अगर बात कर रहा हूँ तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान में अब एक फ़िज़ा वो पैदा तो करते हैं, रिक्वेस्ट तो वो करते हैं कि मुझसे मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए उनको 30 सेकंड लगते हैं जब वो बोलते हैं, और वो 29 मिनट का जो डेमो करते हैं वो टोटल पाकिस्तान रियासत के अगेंस्ट चल रहा होता है। तो मैं अब मेरी अपनी फीलिंग्स हैं कि जो आपने कल केस वाली बात भी कर दी इस्लामाबाद में, देखिए एक तरफ तो खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप कॉल आपने कहा रिलीफ मिल रहा है, रिलीफ नहीं मिल रहा। मेरा ख्याल हमारी जितनी भी अदालतें हैं ना वो रिलीफ नहीं देती। ये लफ्ज़ बड़ा ख़तरनाक है, रिलीफ देना। रिलीफ का मतलब है कंप्रोमाइज़ करना। अदालतें असूल पे चलती हैं, नहीं सर, अदालतें असूल के ऊपर रिलीफ देती हैं। किसी शख्स को रिलीफ मिलने का मतलब ये है उसके खिलाफ कोई केस था, उस केस के अंदर अगर उसके हक में फैसला हो गया है जो अकॉर्डिंग यानी आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला हुआ है उसको रिलीफ कहा जाता है। ये नहीं कि कोई एबनॉर्मल रिलीफ दिया गया, वहाँ पे एबनॉर्मल रिलीफ की बात नहीं हो रही। किसी भी केस के अंदर किसी शख्स के हक में फैसला आ जाए, दैट इज अ रिलीफ। नहीं, रिलीफ नॉट इन द बैड सेंस, आप उसको गुड सेंस में ले रहे हैं जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल जो आपको पता कितना बड़ा ड्रामा हुआ है, इतनी बड़ी ट्रॉलिंग सोशल मीडिया पे, दोबारा पीटीआई 9 मई से पहले वाली लगना शुरू होगी। कल का केस जो तोशा खाना के केस को वाइंड अप नहीं किया गया, उसके अंदर एक अपील की गई थी, वो अपील के फैसले को सुनाया गया जिसको पीटीआई के पूरी सोशल मीडिया टीम दोबारा एक्टिवेट हो गए और उन्होंने इंप्रेशन ये दे दिया कि शायद तोशा खाना में खान साहब को रिलीफ। नासिर खान साहब, कल का जो केस था जिसका फैसला आया है तोशा खाना केस का, आप थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, चूंकि कोर्ट ने दोबारा उसको ट्रायल कोर्ट की तरफ भेज दिया कि इस पर दोबारा फैसला किया जाए, यानी ट्रायल कोर्ट का जो गुज़िश्ता फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया है। इसको किस तरह से देखेंगे? बिलाल से बात की है कि ये सर ठीक फरमा रहे हैं कि पहले मिठाइयाँ खा ली गई, उसके बाद उन्हें समझ आई कि हुआ क्या है। बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से नाकाबिल समाअत करार देकर रिमांड कर दिया ट्रायल कोर्ट को कि दोबारा इसका जो है ट्रायल होना चाहिए वहाँ। ठीक है। और सर रिमांड कोई केस क्यों किया जाता है, कोई केस क्यों रिमांड किया जाता है, यानी उसके फैसले को कलअदम क्यों करार दिया जाता है, क्या वजह होती है उसके अंदर? अच्छा, मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं, मैं बिलाल साहब आपको ये बात क्लियर करूं कि हायर कोर्ट से मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं कि वो रिमांड कर दिए जाते हैं जिसमें कोई आपके लॉयर्स ये बताते हैं कि इसमें फलां लैगुना ड्यूरिंग ट्रायल रह गया, फॉर हुए फलां एविडेंस रह गई और ये एविडेंस के बगैर ही रिकॉर्ड हुए ये किस केस का फैसला हो गया, बिल फर्ज। तो ये सारी वजूहत जब लेकुनाज होते हैं ट्रायल में, ट्रायल के प्रोसेस को जब पूरा अडॉप्ट नहीं किया होता या अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होती कि ट्रायल की पार्टीज की, तो कोर्ट्स अक्सर हायर कोर्ट्स अक्सर फील करती है कि इस केस को दोबारा रिमांड कर दिया जाए ताकि इसका प्रॉपर ट्रायल हो, और प्रॉपर ट्रायल होने के बाद
हाई कोर्ट्स बैठी इसीलिए होती हैं कि जब देखती हैं कि फलां चीज रह गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सिविल कोर्ट से, तो वो उनके पास अथॉरिटी होती है, वो रिमांड कर देते हैं कि दोबारा इसका ट्राई किया जाए। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन वो समझा ऐसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने कि शायद ये सिरे से ही केस खत्म हो गया है और ये ने बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया और ये केस जो था ये वजूद नहीं रखता था लीगली। तो बेसिकली सर ठीक फरमा रहे हैं कि उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि क्या हुआ है। अगर दोबारा होता है और दोबारा प्रॉपर तरीके से फिर उसको प्रूव कर दिया जाता है तो ये इनके अगेंस्ट जाएगी। यानी ये नॉर्मल सिचुएशन है कि अगर किसी फैसले को कलअदम करार दे दिया गया तो आप समझते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं था और ये एक रूटीन का मैटर है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जब केस रिमांड कर दिया गया तो मीन केस तो बहाल है, केस तो भी चलेगा। जब केस चलेगा उसी तरह टिकर्स आएंगे, उसी तरह ब्रेकिंग कैसा बनेगा, उसी तरह बातें सामने आएंगी और मजीद नई बातें सामने आएंगी। मजीद एक बार एविडेंस करवाने का मौका मिल जाएगा या फिर क्रॉस एग्जामिन करने का, जिरा करने का। तो मतलब अभी ट्रायल होना है दोबारा, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नाकाबिले समाअत उस जगह पे, उस फोरम पे करार दी गई है। ये नहीं कि ये ट्रायल कोर्ट में भी नाकाबिले समाअत है, ट्रायल कोर्ट में तो प्रॉपर ट्रायल होना है। अंसर भट्ट साहब, आई कम टू यू नाउ सर। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और आप सिचुएशंस को बखूबी समझते हैं। जब इंसान किसी अच्छे बेहतर मुल्क के अंदर, एक बेहतर माशरे के अंदर रहता है तो मेरा ख्याल है शायद उसका एक्सपोजर लोकल लोगों से ज़्यादा बेहतर होता है। इस मुल्क के अंदर इशराफिया तो आप देखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में जब भी आप आते हैं, ज़ाहिर आपका मिलना गिलना आपकी पार्टी के सरबराहान से और मुख्तलिफ लोगों से भी होता है। तकलीफ़ मनाजिर तो होंगे आपके लिए जब आप देखते हैं कि यहाँ पे मिनिस्टर्स, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के अफसरान जिस तरह से अयाशियाँ जो मराहत यहाँ पे मिलती हैं, क्या जर्मनी के अंदर भी ऐसे ही वहाँ पे ऑफिसर्स की मराहत होती हैं जिस तरह पाकिस्तान में देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूँगा कि जो फासले होते हैं वो कुर्बतों को बढ़ा देते हैं, ये आपने सुना होगा। हम दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानी वतन अज़ीज़ से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और जब वतन अज़ीज़ से कोई अच्छी खबरें आती हैं तो उससे हम एक खुशी महसूस करते हैं, मसरत महसूस करते हैं, इत्मीनान होता है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से, अपने वतन की तरफ से कोई बुरी खबर आती है या कोई ऐसी चीज़ आती है जिससे महसूस होता है कि मुल्क मज़ीद जो है वो नीचे जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। बल्कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में बसने वाले लोगों से ज़्यादा हमें महसूस होता है, क्योंकि हम दूर रह रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें या कुछ भी कह लें कि ये जो पाकिस्तान के जो वीआईपी जो पर्सनस हैं, जो प्रोटोकॉल है या वीआईपी पाकिस्तान के, तो ये बहुत ही इसके ऊपर जो अखराजात उठते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं वहाँ पे भी पाकिस्तान नहीं होने के बावजूद मैं वहाँ पे एसपीडी जो उनकी मेजर जो पार्टियाँ हैं, एसपीडी और सीडीयू, वो मैं एसपीडी का बहुत पुराना अरसा से वहाँ पे मेंबर हूँ। ठीक। और उस सिलसिले में मेरी वहाँ के जो लोकल वहाँ पे माथियास प्लास्टिक चीफ मिनिस्टर थे, उनसे या दूसरे लोगों से मेरा फूड का बिज़नेस है, मेरे पास भी उनका आना जाना। हर महीने में एक जो है ना वहाँ पे पॉलिटिकल, हम वहाँ पे पार्टी भी होती है रेस्टोरेंट की एक हाल के अंदर। तो ये जो आपने कहा है कि वहाँ पे रहे, तो ये वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको आपने पूरी दुनिया में देखा होगा कि जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर, वो आए वहाँ पे हमारे जर्मनी में। जी, जस्टिन ट्रूडो जो है, जस्टिन ट्रूडो जो जी, वो आए और उस वक्त थी एंजेला मैर्केल जो हमारी चांसलर थी। तो वो बैठे, एक गार्डन था जिसमें चांसलर हाउस का, उसमें बैठ के धूप की रोशनी में वो बैठ के दो चेयर्स लगी हुई हैं, एक टेबल है, उसके ऊपर एक थर्मोस में चाय पड़ी हुई है। एंजेला मैर्केल ने अपने हाथों से चाय डाली है जस्टिन ट्रूडो को। तो वहाँ के अखबारात में आया था कि ओनली 17 यूरो में दो सरबराह मुमलकत की जो मुलाकात थी और उसके ऊपर वो डिस्कस कर रहे थे, उसकी कॉस्ट 17 यूरो थी, सिर्फ 17 यूरो थी, 17 यूरो। और मैं यहाँ पे सुन के परेशान होता हूँ, ये अफसोस होता है कि एक तरफ हम ये चीख रहे हैं कि हमारे मुल्क के ऊपर अरबों डॉलर कब्जा है, हम पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, पाकिस्तान हिट। तो मैं हैरान होता हूँ कि यार ये जो मुल्क जो डूब रहा है उसके अशराफिया के जो अयाशियाँ देखते हैं, जो अखराजात देखते हैं। कल ही मेरी एक मैं नाम नहीं लूँगा, हाई अथॉरिटी ऑफिसर्स हैं, उनसे मुलाकात हुई, उनकी गाड़ी देख के तो मैं
हैरान रह गया। मैंने कहा ये करोड़ों की गाड़ी आपकी अपनी, उन्होंने कहा नहीं जी मुझे सरकारी तौर पे अलाट हुई है। ठीक। तो ये देख के हम परेशान होते हैं कि वहाँ पे जो माशरा है जिसका 1000 अरब से यूरो से ज़्यादा जो कौमी ख़जाने में ज़र मुबादला जर्मन के तीसरी बड़ी दुनिया की इकॉनमी है, और उसके अगर आप चीफ मिनिस्टर को मिलने जाएं, आप उसके जो किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाएं, किसी भी अहदेदार को मिलने जाएं, तो आपको वहाँ पे कोई ये चपड़ासी नज़र नहीं आएगा। कोई आपने जब प्रोटोकॉल में से गुजर के जब उनके पास जाना है, आपने बैठना है, वहाँ पे सिंपल हो सकता है आपको एक चाय का कप जो है ना वो भी पूछा जाएगा कि आप पीना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे मैं पीना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में हम अखबारों में पढ़ते हैं कि करोड़ों का वो फलां जो मिनिस्टर हैं उनका या चीफ मिनिस्टर हैं या फलां उनके जो सिर्फ चाय का जो अखराजात हैं माहाना वो करोड़ों में है। तो हम यार सोचे कि यार ये हम गरीब लोग हैं कि वो गरीब हैं। सर लेकिन यहाँ पे आप जिस तरह आपकी पार्टी बरसर इक़्तिदार है और आप शहबाज शरीफ साहब से भी आपकी मुलाकातें रहती हैं, इसहाक डार साहब से भी आप रिसेंटली भी मिले थे, क्या आप इनको नहीं कहते डार साहब ये वही शख्स हैं जब लंदन में थे और लोग इनसे वहाँ पे सवाल करते थे तो ये शर्मिंदा होकर खामोशी से वहाँ से चुप करके जाया करते थे, यहाँ पे सहाफ़ी सवाल करते तो या कैसे थप्पड़ मारते हैं इसहाक डार साहब। यहाँ पे इनके अंदर ऐसी फिरौनियत आ चुकी हुई है इन तमाम सियासतदानों के अंदर, इनके प्रोटोकॉल्स देखें 40-40 50-50 गाड़ियों से नीचे के इनके फ्लीट्स नहीं होते हैं। क्या अपनी पार्टी के लीडर्स को आप ये नहीं कहते कि ये जो सरकारी मराहत हैं, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर 85 एडवाइज़र सर, 85 एडवाइज़र्स वो हैं जो अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, बाकी तमाम लीडर्स को देख लें, सरकारी हज पे गए हुए हैं बाहर, अवाम के टैक्स के पैसों का इस तरह से बेदरेग इस्तेमाल करता है। क्या ओवरसीज़ आने वाले लोग या आप जैसे लोग इन लोगों को ये बात नहीं कहते, आप लोगों को तकलीफ़ नहीं होती देख के कि जब आपकी की पार्टी के लीडर्स ही सब कुछ कर रहे होते हैं यहाँ पे? नहीं, जहाँ तक इसहाक डार साहब का तल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत रखते हैं। और वो सर इसहाक डार साहब की प्रॉपर्टीज़ का जिक्र मेरे शो में एक बंदे ने बताया था और वो खुद पर्सनली जब उनको मिला उसने बताया कि इसहाक डार साहब के टावर्स हैं दुबई के अंदर, तो वो कहने को अमीर आदमी है वो एक बहुत, उनके बेटे के टावर है, वो मैंने खुद बेटा उनका ही है सर के किसी और का है? ये नहीं सर, नहीं मैं, अगर उनके बेटे के टावर है तो बाप के ही होंगे ना कि बेटा कहीं और से ले आया होगा। नहीं सर, कोई ज़रूरी नहीं होता। मेरे वाले साहब के नाम पे 2 मरले जगह भी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरी कितनी, अगर अरबों में नहीं तो मेरी कितनी प्रॉपर्टी है। मैं टॉक शो में बैठ के तो नहीं कह सकता। लेकिन कितने अरसे से आप जर्मनी में मेहनत कर रहे हैं? डार साहब ने तो यहाँ पे हुकूमत की, हुक्मरानी की है। डार साहब का बेटा जो है वो अगर वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और अगर वो पैसे कमा के, अगर वो अपना, उसका जुर्म तो नहीं है ना कि वो उसका बाप जो है वो एक पॉलिटिशियन है या सियासतदान है, तो वो जो अगर वो अपना अगर वो एक मेहनत से या लगन से अगर वो कुछ अपनी प्रॉपर्टी बनाता है सर। लेकिन हार्ट टॉक शो में अपने बेटे की प्रॉपर्टीज का जिक्र भी नहीं किया है। इसहाक डार साहब ने झूठ बोल लिया था CNN के उस प्रोग्राम के अंदर, कहा था कि मेरे बेटे की भी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, वो अपना एक छोटा सा कारोबार दुबई के अंदर करता है। टावर्स मल्टीपल बिल्डिंग्स होने का जिक्र भी नहीं किया। अगर इतनी मेहनत से उसने कमाए थे तो फिर सच बोलते, सच्ची बात करते। नहीं, ये जो टावर्स और बिल्डिंग की कह रही है ये तो उस साबित तो नहीं है ना कि डार साहब को उनके साथ साबित नहीं है बेटे के, और डार साहब बेटे का जाती ताल्लुक नहीं है। डार साहब से मिला हूँ, डार साहब से मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, डार साहब मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दिल में दर्द रखते हैं, वो दर्द वो सोचते हैं और हर वक्त जो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ वो करने की वो कोशिश में वो इस सिलसिले सर ये 2016 के अंदर वादा माफ गवाह बने थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कि मैंने किस तरह से पैसे मनी लॉन्डर किए, मैंने क्या कुछ किया, फिर खुद ही जिला वतन हो गई इन्हीं की हुकूमत के अंदर। सर इन्हीं की पार्टी, आप ही की पार्टी की हुक्मरानी थी, शाहिद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, ये खुद से जिला वतन हो गए थे तब, और वादा माफ गवाह भी गालिबन नैब के अंदर बने थे और सब कुछ लिख के दिया, माना भी था। मुशर्रफ दौर के अंदर गालिबन जो है वो बने थे वादा माफ गवाह, तब सब कुछ मान लिया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सर अभी उन्होंने नहीं किया होगा ये सारा कुछ? सर आप जानते हैं कि एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट में जब लोग मनाने पे आए तो क्या कुछ नहीं मनाया जा सकता। तो वो उस वक्त जो होता है इंसान, अगर वो मैं कहता हूँ कि उस दौर में अगर कोई किया गया कोई ऐसा मौदा है या उसकी या कोई ऐसी कोई हसीिया, अगर वादा माफगवाल मैं सोच भी नहीं सकता इसहाक डार साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई इस किस्म का जो कर सकते हैं। वो अभी रिसेंटली शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये बताया, उन्होंने कहा कि 88 अरब की एक मुफ्त आटा स्कीम यहाँ पे शुरू हुई है जिसमें स्ट्रेटली 22 अरब की करप्शन हुई है, और उन्होंने कहा ही इज़ एन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। उन्होंने ये क्लेम किया, आप ही की पार्टी के लीडर है, मैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा इस मुल्क के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट जो चलता है 25% पैसे स्ट्रेट खाए जाते हैं उसके अंदर। क्या कहेंगे आप इस पर?
बदकिस्मती इस मुल्क की कि यहाँ पे ये जो सिस्टम अगर एक बंदा वेरीफाई कर रहा है जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है यहाँ पे, वो ये बात कह चुका है, तो इसका मतलब ये है कि फिर करप्शन तो होती है और हर शख्स यहाँ पे करप्शन करता है, तमाम लीडर्स करते हैं करप्शन। सर ये बैड लक कह लें, देखिए इसका तो कोई बंदा नहीं कर, मुहिब्बत कोई भी पाकिस्तानी इससे डिनाई नहीं कर सकता कि इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है वो जो है ना ये करप्शन है। और शाहिद खकान अब्बासी साहब जो है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े मुहिब वतन पाकिस्तानी है और वो मुल्क का दर्द रखते हैं। ये अगर मैं नहीं कह रहा, देखिए मैं भी पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वतन अज़ीज़ से बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। मैं आपसे यही कहूँगा इस मुल्क का की बदकिस्मती है, यकीन कीजिए कि दुनिया का हर जो नेमत आप कह सकते हैं ना दुनिया की, वो अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क को अता की है। अगर ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ नियतों का फुकदान है, सिर्फ नियतों, ऑनेस्टी का, सिंसियर लीडर्स का फुकदान है यहाँ पे। अगर ये मिल जाए तो इस मुल्क में अल्लाह का दिया सब कुछ है। और जैसा दर्द इसहाक़ साहब के दिल में उठ रहा है, इन गुज़िश्ता 10 माह 1 साल के अंदर जो मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। मिफ्ता इस्माइल साहब शायद ही वॉज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, डार साहब के आने के बाद तो मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, हर चीज़ का, गरीब मर गया। यहाँ पे 40% कम कुर्बानी की है इस साल। वो जी 40% वो मिडिल क्लास थी जो शायद कुर्बानी करने के काबिल थी, जिसने इस साल कुर्बानी नहीं की। यहाँ से आप इसके मुल्क के हालात का अंदाज़ा कर लें। डार साहब के दिल में ऐसा दर्द ना ही उठे तो बेहतर। अल्लाह ताला उनके दिल को भी सलामत रखे और उनको भी। शाहिद इकबाल भट्टी साहब, आई कम टू यू नाउ सर। यहाँ पे अब जो सूरत हाल चल रही है, एक इंतहाई काबिल मज़म्मत जो स्वीडन के अंदर कुरान पाक के जिस तरह से उन्होंने बेहुरमती की है, जिस तरह से जो कुछ वहाँ पे किया गया, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और इसके ऊपर चेयरमैन PTI ने कॉल दी हुई थी जुमे को कि लोग घरों से निकलें। आज थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ये हुई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी जुमे की कॉल ही दे दी और कहा है कि जुमे को ही लोग निकलें। अब वहाँ से वो कॉल आ चुकी थी और यहाँ से जुमे की ही कॉल शहबाज शरीफ साहब की भी देना। शाहिद इकबाल भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या उन लोगों को अपने पलड़े में डालने के लिए ये सिचुएशन क्रिएट की गई है? नहीं बिलाल, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि अगर पहले नहीं तो अब एक पेज पे अगर वो खान साहब और शहबाज शरीफ साहब आ रहे हो। नहीं, एक पेज नहीं है सर। नहीं सुन ले, मैं एक पेज इट इज नॉट सेंस कह रहा हूँ। उसकी वजह ये है जी, हमारे लिए हुर्मत जो है ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हो, हमारा कुरान हो और हमारा अल्लाह, इससे बढ़ के हमारी औलाद, हमारी जायदाद, हमारा किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक इस दुनिया से खत्म हो जाता है इनके सामने। ये तो मानने वाली बात है। अब ये स्वीडन हो, पहले डेनमार्क में हुए, फिर नॉर्वे में हुए, अब स्वीडन की बारी आ गई है। भट्ट साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ये यूरोप को कह सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छे वर्डिक्ट दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं स्वीडन के, भट्ट साहब के और हमारे कॉमन दोस्त हैं जी। मैं ये अभी भी ये कह रहा हूँ कि जितने बड़े वाक़यात हो रहे हैं इसके लिए OIC का इंतखाब किया गया, उन्होंने कंडेम किया, सब कुछ हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम, या मैं अब नाम ले रहा हूँ आपके चैनल पे, इमरान खान हो या बाजवा साहब हो या हमारे ISI एक्स चीफ हो, किसी के दिल में ये नहीं हो सकता कि इतना बड़ा वाक़या स्वीडन में हो जाए और इसके अगेंस्ट हम जो है ना प्रोटेक्ट ना उसको यानी प्रोटेस्ट ना करें और उसके लिए हम आवाज़ ना उठाएं। अच्छी बात है, कहीं एक काम पे तो ये इकट्ठे हो रहे हैं और इनको इकट्ठे होना चाहिए। अल्लाह करे कि एक जमात ने 3.5-4 साल हुकूमत की, एक जमात ने 1.5 साल हुकूमत में रही। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने गवर्नमेंट के मजे ना लिए हों। ये 17 यूरो की बात कर रहे थे, एक साल एक नहीं 14 पार्टियां हुक्मरान। नहीं 14 है तो फिर 15वीं PTI क्यों लगा लेना सर? आपने बात की गुज़िश्ता 1 साल की, 1 साल में 14 पार्टियां, पिछले 5 साल में बिलाल 3.5 साल में एक पार्टी मैं पिछले 5 सालों में पार्टी इक़्तिदार में रही। ठीक, सभी पार्टीज ने मुल्क की आवाम के लिए कुछ नहीं किया। लोग मायूस है पॉलिटिकल पार्टी से। पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अंदर जमहूरियत के साथ साथ प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा, फेवरेटिज्म छोड़ना पड़ेगा और इनको पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये एंटरप्राइजेस बन के, ये एक NGO बन के काम करने की कोशिश ना करें। ये वन मैन शो वाली पार्टियां मत बने। ये पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने के लिए काम करें। इसहाक डार साहब पे जितने मर्जी आप बात कर ले, वादा माफ गुआ बने। इसहाक डार साहब से मेरे भी बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं, मैं उनसे डिसएग्री भी करता रहा हूँ अब,
लेकिन इसहाक डार साहब का कोई रोल नहीं है। ये अभी जो ट्रांजैक्शन हुई है हमारी IMF के साथ, इसमें मैं शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि इसहाक डार साहब आप और मुझे डराते रहे कि इसहाक डार साहब का कोई रोल नहीं है, तो फिर उन्हें बनाया कि था वजीर खजाना, वो वजारत शहबाज शरीफ साहब ने पास रख लेते है ना। एक पुराना तजर्बाकार बंदा भी तो होता है ना, देखिए उसके तजर्बाकार बंदा जिसकी कोई एबिलिटी नहीं है, जो आप कह रहे हैं इस काबिल नहीं है कि IMF के कॉन्ट्रैक्ट को, ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस बात को समझिए। हमारे प्रोग्राम में इतना टाइम है कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट को मैं एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे। सर स्टैंड बाय एग्रीमेंट आप अगर समझते हैं तो शायद लोग भी समझते होंगे, गुज़िश्ता 4 दिन से स्टैंड बाय एग्रीमेंट की ही बात हो रही है। देखिए एक क्रेडिट मैं नहीं दे रहा ना इसहाक डार साहब को, लेकिन दुनिया क्रेडिट देगी कि ये जो IMF का एग्रीमेंट हुआ। बट साहब आपसे टाइम दे रहा हूं, इन 1 मिनट शायद इकबाल भट्टी साहब स्टैंड बाय एग्रीमेंट को डिफाइन कर दें प्लीज। अच्छा, स्टैंड बाय एग्रीमेंट ये है कि इसका फायदा ये होगा हमारे। सर फायदा नहीं, व्हाट इज स्टैंड बाय एग्रीमेंट? स्टैंड बाय एग्रीमेंट ये है कि ये एक नया एग्रीमेंट है, पुराने एग्रीमेंट को जो 9th रिव्यू पे क्लोज कर दिया। स्टैंड बाय एग्रीमेंट होता क्या है? यार स्टैंड बाय एग्रीमेंट एक्चुअल एग्रीमेंट नहीं होता। स्टैंड बाय एग्रीमेंट एक इंटरम एग्रीमेंट किया जाता है, किस लिए? वो 6 माह 9 माह के लिए किया जाता है, कि जिसमें पाकिस्तान को क्यों किया जाता है? किसी भी मुल्क के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट डिफॉल्ट से बचाने के लिए किया जाता है। ये असल बात ये आ रही है कि इस किसी भी मुल्क की जिसकी मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका हो, नियर टू डाई हो इकोनॉमी, उसको बचाने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया। आधा मिनट तो दे देना सर। स्टैंड बाय एग्रीमेंट तो हो गया, पाकिस्तान कैसे हो गया? ये कोई खुशी की बात नहीं है, काम है। अब इसहाक डार साहब का रोल बचाने की बात नहीं है, ये मौत से बचाने के लिए जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट सो कॉल्ड IMF को, वो डार साहब तो कहते हैं आई डोंट केयर, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता IMF एग्रीमेंट हो या ना हो। ये कैसे किस किस्म के वेंटिलेटर से इसहाक डार साहब ने और शहबाज शरीफ ने उतार दी है ICU में पाकिस्तान। सर वो वेंटिलेटर उनके बकौल वेंटिलेटर था, 16-17 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व था जब ये आए थे, जब ये तशरीफ लाए थे। इस मुल्क की मईशत यहाँ पे नहीं थी जहाँ पे आज है। आज 4 गुना महंगाई कर ली है इन लोगों ने, इनकी ना अहली कहेंगे। अगर ये 4 गुना महंगाई ही करनी थी। देखिए भट्ट साहब की पार्टी का मुकाबला, मैं आपको मौका दूंगा, भट्ट साहब मैं आपको मौका दूंगा। साहब के जो कारनामे हैं, देखिए मेरी बात सुने, जब वो आए हैं मुल्क की हालात क्या थे? 8 महीनों में 150 रुपए लीटर पेट्रोल था इस मुल्क के अंदर, आज से 4 गुना कम महंगाई थी भाई। 8.5 अरब डॉलर के जो पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि पाकिस्तान ये पैसे ये पे नहीं कर सकेगा और ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। PTI के जियाले ये बैठे हुए थे। सर वो तो अभी भी कह रहे हैं, नहीं वो तो शोर बैठे हुए थे कि ये मुल्क आने करीब, अभी भी कह रहे हैं कि $3 का जो एग्रीमेंट है स्टाफ लेवल का मुआहदा हुआ है। मैं कहता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं बेशुमार पीढ़ी, जो उनके चेहरे के ऊपर मैं हवाइयाँ उड़ती हुई देख रहा हूँ। देखें 8.5 अरब डॉलर के कर्जे इतने मुख्तसर टाइम में कोई तसव्वुर कर सकता था? वो पाकिस्तान जो 4.5 या 5 अरब डॉलर का ज़र मुबादला लेके बैठा हुआ, वो 8 महीने में या 4 महीनों में 8.5 अरब डॉलर के कर्जा जात वापस कर लेगा। यकीन करें मैं बैठा हूं, मैं आपको बता रहा हूं यूरोप में बैठे हुए ये पोजीशन। सर ये भी एक फेक कहानी मैं आपको बताता हूं कि जब आता था ये 2 महीने 8.5 बिलियन डॉलर के कर्जे वापस तब किए जब 17 बिलियन डॉलर के आपका फॉरेन रिजर्व था। सर नहीं था, मैं आपको बताता हूं ये 17 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व स्टैट्स है। जब 17 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व को डाउन करके ये लोग 3 बिलियन डॉलर पे ले आए। मैं सिर्फ अभी प्राइवेट यानी कमर्शियल बैंक्स की बात नहीं कर रहा, 17 से 3 बिलियन डॉलर पे लेके आए। 8.5 जरूर अदा किया। इस बात को मानते हैं। मैं आपको कह देता हूं, आप रिकॉर्ड चेक कर ले, 17 बिलियन डॉलर नहीं थे पाकिस्तान के खजाने में। कितने थे? 4.5 या 5.5 अरब डॉलर के थे और 8.5 अरब डॉलर के। सर यानी एक साल में वहीं पे मेंटेन रहे हैं आपके ख्याल में 4.5 पे? सर यही तो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब की यही तो पॉलिसीज हैं कि सर आप दोबारा वेरीफाई कर लें। जी आप दोबारा स्टैट्स को चेक कर लें। जब गवर्नमेंट खत्म हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तब से लेकर एक साल के अंदर 17 बिलियन से डाउन होते होते कम होते, जिसमें से वो खुद कहते हैं कि हमने 8.5 बिलियन डॉलर वापस किया है। गवर्नमेंट खुद क्लेम करती है हमने 8.5 बिलियन डॉलर वापस दिया है, उसी फॉरेन रिजर्व में से दिया है। अगर आप मुझे मौका दें एक्सप्लेन करने का, मैं किसी शख्सियत, मैं आपको बताता हूं, मैं सर वी हैव शॉर्ट टाइम, जल्दी से बात कर लीजिएगा। सर मैं स्टेट बैंक के किसी जिम्मेदार अफीसर, नाम नहीं लेना मुनासिब नहीं, मैं किसी जिम्मेदार आदमी से मिला। अब यकीन कीजिए उन्हें पता भी नहीं था कि मेरा तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से उनसे बैठा, किसी दोस्त से जो सेक्रेटरी लेवल के दोस्त उनसे बैठा, गपशप हो रही थी। तो वो स्टेट बैंक के अफीसर, यकीन करें कि वो उनके ये अल्फाज थे कि डॉक्टर साहब की जो पॉलिसीज़ हैं कि ये पॉलिसीज ये है कि $100 अगर पाकिस्तान से जा रहा है ना, तो इस वक्त वापस जो आने की रफ्तार है वो 200 से 250 या 300 अरब। बात वेरीफाइबल नहीं है, उनकी अपनी सोच जरूर होगी। 200% इस्माइल साहब कुछ और कहते हैं। अच्छा सर मेरी बात, इसहाक डार साहब की अपनी स्टेटमेंट ये है, इसहाक डार साहब की अपनी स्टेटमेंट ये है कि इस मुल्क में से रोजाना
हजारों डॉलर स्मगल हो रहे हैं। वो सर ये स्मगल होने की वो हर दौर में हुए हैं, वो हर दौर में हुए हैं। मेरी बात सुन लें, इसहाक डार साहब की अपनी स्टेटमेंट, वजीर खजाना होते हुए एक शख्स खुद ये स्टेटमेंट देता है कि इस मुल्क में से हजारों डॉलर रोजाना स्मगल होते हैं। क्या उस वजीर खजाना को रिजाइन नहीं करना चाहिए इस बात के ऊपर? सर ये तो बात कहते हैं रास्ता अफगानिस्तान रोजाना पाकिस्तान से डॉलर जाते हैं, आप कैसे कह रहे 100 जाता है 200 आता है? बिलाल साहब मेरी बात सुनिए, ये मैं जो ऑन रिकॉर्ड आपको बात कर रहा हूँ पिछले 6 माह में आप चेक कर लें, अगर ऐसा नहीं हुआ कि अगर पाकिस्तान से $1 अरब गया ज़र मुबादला की शक्ल में तो 2 अरब वापस आया, 2 अरब वापस आया, और कहाँ है वो 2 अरब? सर मेरी बात तो सुन लें मेरे भाई, जो IMF की मदद के बगैर पाकिस्तान ने ये जो अपना बजट पेश किया है, किधर से किया सर? सर यही इतना बड़ा कारनामा है इसहाक डार साहब का कि आप सोच नहीं सकते। शाहिद इकबाल भट्टी साहब की आप भी समझते हैं कि बड़ा कमाल किया है डार साहब ने बजट देखे, जो अभी रिसेंट बजट आया है? देखिए, अगर मैं इनको नून लीग का तर्जुमान इस वक्त कंसिडर करूं तो इन्होंने अपनी पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया है। सर वो तो जाहिर है हर बीइंग ए होस्ट सियासतदान को झूठा, हाँ जी नहीं सर, बीइंग ए होस्ट आपके बड़े आपके क्रिटिकल नहीं आपने अपनी पार्टी को डिफेंड करना और जो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल मुफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार साहब को जो है ना वो नहीं तारीफ की, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की की है। नहीं प्लीज तारीफ वो तो मुफ्ता इस्माइल साहब ने तारीफ की यार, सेनेट का टिकट भी तो उन्होंने लेना है ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। जी मुफ्ता साहब ने लेना है, सेनेटर बनना है, उन्होंने इलेक्शन में लड़ना, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, उन्होंने सेनेटर बनना है। और इसहाक डार साहब से बड़ा देखिए वो क्रेडिट ले रहे, इनके दोस्त होंगे क्रेडिट ले लें, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये क्रेडिट जो है ना पाकिस्तान के एग्रीमेंट का IMF का, ये शहबाज शरीफ साहब को जाता है और ये उन्होंने नवाज शरीफ साहब से पूछ के किया है। इसहाक डार साहब का इसमें रोल होगा वजीर खजाना के तौर पे, लेकिन एज ए पार्टी हेड नहीं। आइंदा वजीर खजाना तो फिर नवाज शरीफ साहब को बना देना चाहिए सर। मैं मादर के साथ एक बात करूं, ये भट्टी साहब आपको और बिलाल साहब आपको मैं एक गुजारिश कर दूं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो वतन अजीज़ के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ देते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ का बेतहाशा ख्याल रखते हैं। ये जो IMF के साथ जो मामला तय हुए हैं, इसमें भी मैं आपको बता नहीं सकता कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी एक बहुत बड़ा रोल था। किसी ने नहीं किया। नहीं सर, ये कोई नहीं जिक्र करता, लेकिन आपको शाबाशें दे रहे हैं या जाएगा वापस। जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब ने, भट्ट साहब मेरी सुन लीजिएगा, शहबाज शरीफ साहब ने सबसे ज्यादा क्रेडिट यहाँ पे सिपा सलार साहब को दिया और उन्होंने कहा उनकी काविशों से सारा कुछ हुआ है। आप जिसको मर्जी क्रेडिट देते रहे सो देते रहे, जो सच था वो सामने आ गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद इकबाल, बहुत शुक्रिया शाहिद इकबाल साहब आपका, आंसर भट्ट साहब आपका, थैंक यू सो मच। नासिर खान साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नासिर का देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।